हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब खम्मा खानी दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग गुड। सो हम लोग कहाँ थे? वी वर ऑन द चैप्टर सप्लाई अंडर जीएसटी। इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी अपन 2 लेक्चर देख चुके हैं एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर इन द सीरीज। आई होप आपने वो 2 लेक्चर्स देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको भी देख लीजिएगा। और चलिए इसके बाद हम करते हैं स्टार्ट आगे वाले पार्ट। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड इज वी हैव स्टडीड दिस section 7(1)(a), 7(1)(b and 7(1)(c). फाइन, ये हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ रहेंगे सेक्शन 7(1)(a। नाउ क्या है आपके 7(1)(a) में? चलते हैं फटाफट। अच्छा, एक बार के लिए हेडिंग पढ़ लो जरा आप संतुष्टि के लिए। Where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2. Now what is this? एक हल्का हल्का ऊपर से समझ लो, फिर चलते हैं प्रोविजन के अंदर। जैसे कि अपन ने इनिशियली पहले भी बात किया था, there were so many earlier provisions of earlier regime of indirect taxation जहाँ पे there were hell lot of confusion। जैसे कि अपन ने बात की थी रेस्टोरेंट सर्विसेज को लेके, जहाँ पे समझ में नहीं आता था कि वो गुड्स हैं, बिकॉज जो आप खा रहे हो वो दिख तो रहा है सामान जैसा, वो गुड्स है या फिर वो जो होटल सप्लाई दे रहा है, जो सर्विसेज दे रहा है वो सर्विसेज है। तो वहाँ पे हमेशा झगड़ा था, वहाँ पे वैट लगाना है, सेल्स टैक्स लगाना है, सर्विस टैक्स लगाना है, ऑल दोज थिंग्स। ऐसे बहुत सारे और झगड़े भी थे पुराने एक्ट में, यानी कि पुराने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में। इसको बदलते हुए, इसको सॉल्व करते हुए जीएसटी में इन चीज़ों को एक लिस्ट बना के, जो कि शेड्यूल 2 में लिखा है, सेक्शन 7(1)(a) में बताया है कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ कन्फ्यूजन था, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। और वो लिस्ट कहाँ पे है? शेड्यूल 2 में। तो यानी कि आज का अपना मेन मकसद क्या है? हम सीखने वाले शेड्यूल 2, जहाँ पे वो सारे कन्फ्यूजन जो शायद आ सकते थे, डिपार्टमेंट ने पहले से एक्ट में डाल के उसको क्लैरिफाई कर दिया। सो कमिंग टू दिस सेक्शन, okay, here we go. Activities or transactions to be treated as supply of goods or supply of services. तो ये जो मैंने आपको कहा वही चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हुई हैं, आई मीन लॉन्ग में लिखी है, मैं तो शॉर्ट में बताया। हम सीधा चलते हैं उस लिस्ट के ऊपर जो लिस्ट लिखी है। ये लिस्ट में क्या है देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स। आप किसी भी गुड्स को किसी के नाम कर रहे हो तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सर्विसेज होगा? सिंपल सा आंसर है सर, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। ये तो सिंपल था। एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। आप अब गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, अब आप गुड्स का राइट ट्रांसफर कर रहे हो कि आप किसी गुड्स को यूज करने का राइट ट्रांसफर कर रहे हो। तो इन दैट केस वो क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज, काइंड ऑफ रेंटल सर्विसेज समझ लो। ओके, इंटरेस्टिंग पार्ट अभी आने वाला है, रिलैक्स। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट। जैसे कि अपन ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी सीखा है, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एंटर होना है कि फ्यूचर डेट में ये प्रॉपर्टी किसी और को पास होने वाली है, वो गुड्स किसी और को पास होने वाले हैं। अरे बाबा, पास क्या होने वाला है? गुड्स ना, तो वो भी क्या हो गया? सप्लाई ऑफ गुड्स। याद रहे, शेड्यूल 2 पढ़ रहे हैं। इस लिस्ट के अंदर लिखा क्या है? कुछ चीज़ें उन्होंने डिफाइन कर दी है कि ये चीज़ें होंगी तब वो गुड्स सबका सप्लाई है, और ये चीज़ें होंगी तो सर्विस का सप्लाई है, विथ नो कन्फ्यूजन। ओह, हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, लैंड एंड बिल्डिंग। पॉइंट नंबर 2, हैव अ लुक। एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। अब बताऊँ, ये कुछ चीज़ें आपको मैच मिलेगी, रेंटल जैसा फीलिंग देगी। कोई भी चीज़ें लीज पे देना, टेनेंसी राइट्स पे देना, ईजमेंट राइट्स पे देना, ये सब चीज़ें जो लैंड से कनेक्टेड है, मतलब लैंड की लीज पे, ऑल दोस थिंग्स पे, वो सब क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। याद रहे अपन ने लास्ट टाइम बात किया था, गुड्स मतलब क्या और सर्विस मतलब क्या। गुड्स के अंदर सब आ रहा था क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड क्या नहीं आ रहा था? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो लैंड क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या लैंड को खरीदना बेचना हम लोग ले सकते हैं इस लिस्ट में? द आंसर इज नो। हम यहाँ बात कर रहे हो लैंड को लीज पे देने की, रेंट पे देने की, वो तो है ना सप्लाई। लैंड को खरीदना बेचना सप्लाई नहीं है एज पर जीएसटी, जितना अब तक अपन ने सीखा है। बाकी बातें थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट रेंटिंग ऑफ लैंड।
or building. Have a look. Any lease or letting out of building, including a commercial, industrial, or residential complex for business or commerce, wholly or partly. याद रहे, जो भी रीज, रेंटिंग, लेटिंग आउट, जो भी चीज़ें हो रही है सिर्फ किसके लिए हो रही है? बिजनेसेस के लिए हो रही है या किसी कॉमर्स के लिए हो रही है, यानी किसी काम धंधे के लिए हो रही है, पूरा या फिर पार्टली. इन बोथ ऑफ द केसेस वो क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज. क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज. नेक्स्ट क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस. नाउ ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस क्या? नथिंग बट जॉब वर्क सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, अपनी फेवरेट ये बॉटल अगर सपोज मैं इस बॉटल को बेचता हूँ, क्या ज़रूरी है ये बॉटल मुझे बनानी आती है और क्या ये ज़रूरी है कि ये बॉटल मैं बनाऊँगा? आंसर इज नॉट ज़रूरी, नॉट नेसेसरी. तो मैंने क्या किया? मैंने ये बॉटल किसी XYZ पर्सन को बनाने दी कि तुम मुझे बॉटल बना के दो, तब मैं बॉटल को बेचूंगा. तो वो जो बंदा जो बॉटल बना के दे रहा है, जब ये बॉटल मुझे वो बना के देगा तो क्या वो मुझे बॉटल सप्लाई कर रहा है? ना ना ना. वो मुझे क्या सप्लाई कर रहा है? एज पर GST वो मुझे बॉटल को बना के देने की सर्विस सप्लाई कर रहा है. सो यानी कि इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जॉब वर्क सर्विसेज, जहाँ पे आप अपना काम किसी और से करवा रहे हो, अपने मटेरियल, अपने गुड्स किसी को दे के उस पर काम करवा रहे हो. क्या हो गया वो? सप्लाई ऑफ सर्विसेज. अच्छा, मैं जब ये बॉटल बेचूंगा तो तब तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. तो गुड्स पे काम करवाना इस जॉब वर्क, एंड वो जॉब वर्क क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस. और वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज. नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स. इस बारे में कुछ बात अपन ने शेड्यूल 1 में भी की थी, इफ यू रिमेंबर. आई होप यू रिमेंबर. Goods forming part of business assets are transferred or disposed of by or under directions of person carrying on the business so as no longer to form part of those assets whether or not for consideration. अरे बस भैया, बहुत सिंपल सी कहानी है. जो गुड्स हैं, जो बिजनेस का पार्ट बनते थे, आपने क्या किया? आपने उसको किसी को ट्रांसफर कर दिया, या आपने उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया, या आपने उसको जला दिया. तो क्या है वो? सप्लाई ऑफ गुड्स है. सर एक सेकेंड, ट्रांसफ़र किया तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, डिस्पोज ऑफ किया तो मतलब ऐसे आग लगा दी तो भी वो क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है एज पर डिपार्टमेंट. अरे सोचो, वरना तो पता क्या करेगा? हर आदमी लाखों रुपए का सामान खरीद लेगा, कैश में बेच देगा, डिपार्टमेंट को क्या बोल देगा? सब जल गया. तो क्या माफ़ कर देंगे उसके GST? ना बाबा ना. सिंपल है, या तो आपने ट्रांसफ़र किया हो गुड्स को, या फिर आपने फोकट में किसी को बांट दिया हो, या आपने फोकट में क्या किया हो? जला दिया हो, बर्बाद कर दिया हो. बाबा GST में आ गया सप्लाई ऑफ गुड्स. गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज. ये बहुत बार होता है. कुछ गुड्स है जो बिजनेस के गुड्स है. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे भी कुछ दिया है एग्जांपल, लैपटॉप का एग्जांपल दिया. सिंपल सी कहानी है. एक बंदा था जिसके पास लैपटॉप था, वो ऑफिस में उसने ऑफिस के पर्पज़ के लिए लिया था, यानी कि वो ऑफिस के बिजनेस एसेट थे. अब उसने क्या किया? वो एसेट अपने बेटे को दिया, जा बेटा इससे तेरा स्कूल की प्रोजेक्ट बना, रख ले तेरे पास में. ध्यान से सुनो, बाप ने या एक बिजनेस के ओनर ने अपना लैपटॉप अपने सन को दे दिया यूज़ करने के लिए, जा बेटा तू इससे तेरा प्रोजेक्ट बना ले. तो इन दैट केस क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है? क्या बाप ने बेटे को वो लैपटॉप बेच दिया है? द आंसर इज नो. बाप ने बेटे को लैपटॉप यूज़ करने को दिया है. थोड़ा फीलिंग कैसी आ रही है कि मैंने अपना सामान किसी को यूज़ करने दिया है, किसी को यूज़ करने दिया. इसका मतलब क्या है? सर्विसेज. सप्लाई ऑफ गुड्स थोड़ी है वो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ओके. गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन by a person who ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him. ये बड़ा मज़ेदार प्रोविज़न है. और काफ़ी बार क्लाइंट्स जो है ना, इसी पॉइंट को लेके मुझसे इतना चिक इतना झगड़ते हैं, इतना मच करते हैं. देखो बहुत सिंपल सी कहानी बताता हूँ. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसे समझने का ट्राई करते हैं ऐसा क्यों है. सपोज करो मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है. अब मैंने वो बिज़नेस स्टार्ट किया, मैं बिज़नेस में कर रहा हूँ, अच्छा खासा गुड्स परचेज कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आई एम एंजॉइंग लाइक एनीथिंग. आज अचानक से मेरा मन होता है कि नहीं, मुझे ये बिज़नेस की लाइन चेंज करनी है, मुझे ये बिज़नेस चेंज करना है, या फिर मुझे ये बिज़नेस क्लोज डाउन करना है. अब क्या होगा? जिस दिन बंद कर रहा हूँ, ज़रूरी है कि गोडाउन में कोई स्टॉक नहीं पड़ा होगा. देयर आर हाई चांसेस कि गोडाउन में लाखों रुपये का स्टॉक पड़ा होगा.
अब देखो आइडियली होता क्या है, इस चीज़ के ऊपर फर्दर डिस्कशन होगा इन द चैप्टर ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड देन आफ्टर इन द चैप्टर आईटीसी, ठीक है। लेकिन फिलहाल समझने के लिए सिर्फ समझ लो, आपने चीज़ें परचेज किया, आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, अब आपने आईटीसी एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद में वो गुड्स जो है वो स्टॉक में पड़े हैं। अब आप कह रहे हो आज से मेरा बिजनेस मैं बंद कर रहा हूँ। सो एग्जाम्पल, आपके गोडाउन में 10 लाख का माल पड़ा है, आपने बोला मैं तो बिजनेस बंद कर रहा हूँ आज से, और आप सामान नहीं बेच रहा हूँ ऐसा बोल के आपने डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन फाइल कर दिया फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, क्या फाइल कर दिया? कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कर दिया फाइल। अब डिपार्टमेंट पहले क्या चेक करेगा कि बाबा मैं इसके रिटर्न्स चेक करता हूँ, उसका कोई स्टॉक बचा है क्या? डिपार्टमेंट को मिला अरे इसके पास तो 8-10 लाख का स्टॉक बचा है, ये स्टॉक कहाँ गया? अब फोन आता है डिपार्टमेंट से मुझे या उस क्लाइंट को, अरे आपने बिजनेस बंद किया बोल रहे हैं, वो 10 लाख का स्टॉक क्या किया उस 10 लाख के स्टॉक का? अब देखो ध्यान से, साहब मैंने बिजनेस बंद कर दिया है। ए ढक्कन, बिजनेस बंद किया होगा कर दे, तो पहले उस पर टैक्स भर। अरे साहब मैंने बेचा ही नहीं, मेरे को बेचना ही नहीं है, मैं ऐसे ही रखूंगा। ए भाई तो कुछ भी कर, शेड्यूल 2 में क्या लिखा है? हमने साफ साफ लिखा है। तुम जैसे लोग परेशान करते हो डिपार्टमेंट वालों को, हमने शेड्यूल 2 में, हमने कानून में साफ साफ क्या लिख दिया है बाबा, अगर तुम्हारे एसेट्स, यानी कि जब तुम बिजनेस बंद कर रहे हो, जब तुम टैक्सेबल पर्सन से नॉन टैक्सेबल पर्सन बन रहे हो, जब तुम रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड बन रहे हो, इन दैट केस जो भी माल आपके बिजनेस में, जो स्टॉक आपके बिजनेस में पड़ा है, हम ये डीम्ड है, हम ये मान लेंगे कि तुमने उसको बेच दिया, भले तुम बेचो या ना बेचो, और उसके बाद ही तुमको बोलेंगे तुमने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। समझ में आया क्या? तो इसका ग्लिम्स क्या था, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसका मीनिंग क्या था? अगर आप अपने बिजनेस के एसेट्स, जो आपके गुड्स थे, जो आपके बिजनेस का पार्ट थे, अगर आप अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने वाले हो या अब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं रहने वाले हो, तो जो गुड्स आपके स्टॉक में पड़े हैं वो मान लिया जाएगा कि आपने वो स्टॉक को बेच दिया है, भले आप बेचो या ना बेचो, और उस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी चार्ज कर दिया जाएगा। तो इन दैट केस ये गुड्स किसी के पास यूज होने जा रहे हैं या हम सेल मान रहे हैं? हम तो सेल मान रहे हैं, डीम्ड सेल, तो ये क्या बन जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। आई होप डाउट्स कुछ है तो प्लीज पूछना। ओके, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है देखो ध्यान से, और ये बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है एक्सेप्शन से। बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। अरे सुनो ना, वो एग्जांपल लेते हैं, 10 लाख का माल गोडाउन में पड़ा है, सपोज मेरा सुपरमार्केट का शॉप है, 10 लाख का माल गोडाउन में पड़ा है, मैं डिपार्टमेंट को बोल रहा हूँ सर मैं कल से बिजनेस नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, ऐसे ही स्टॉक पड़ा है, मैं तो जा रहा हूँ। डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? डीम से बेटा, डीम सेल, हम तो सेल मान लेंगे, ला जीएसटी लेके। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में, एक्सेप्शन में क्या आ गया? मैंने क्या किया, मैंने वो पूरा का पूरा माल एज इट इज, मैंने अपनी कंपनी एज इट इज किसी और को बेच दिया और वो उस माल को खरीद लिया और अब वो उस पर बिजनेस कर रहा है। तो डिपार्टमेंट को क्या दिक्कत हो सकती है? क्योंकि इसने नहीं बेचा तो कोई और तो बेच ही देगा ना। तो डिपार्टमेंट को कोई टेंशन नहीं है, बोला ठीक है जा, अब हमको डीम्ड सेल नहीं मानना, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट, बिजनेस इज कैरिड ऑन by a personal representative who is deemed to be a taxable person। अब ये क्या है? कई बार कैसा होता है ना, हो सकता है कि अब आप बिजनेस को नहीं कर रहे हो, आपने जो काम मैं बंद कर रहा हूँ, अब मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन एक आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो आपके बिजनेस को आपके बिहाफ पे कर रहा है। तो इन दैट केस आपका जो नाम हट गया टैक्सेबल पर्सन से, क्या आपको डीम्ड सेल मान लेंगे? द आंसर इज नो। किसी और के पास है ना बिजनेस, वो सेल करेगा ना, तब हम लोग सेल मान लेंगे, आज हम दिक्कत देंगे नहीं। यानी डिपार्टमेंट बहुत स्मार्ट है, तुमसे भी ज्यादा। तुम कोई भी हेर बदल कर नहीं सकते। तुमने ये कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा स्टॉक का, तो डिपार्टमेंट समझ जाएगी तुम लोग चोर हो, अपने आप सेल मान लेगा। लेकिन तुमने इज्जत से किसी को बेच दिया है पूरा बिजनेस, या तुमने इज्जत से अपने रिप्रेजेंटेटिव को हायर कर दिया और वो उस बिजनेस को संभाल रहा है, तो तुम सेफ हो, तो तुम्हारा बंद होना भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको डीम्ड सेल नहीं मानेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज इन सब चीजों में होगा क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये क्या है? आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? घर, ये मेरा यूट्यूब का स्टूडियो, या फिर कोई भी पर्टिकुलर अपार्टमेंट, बिल्डिंग, फैक्ट्री, ये सब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसका रेंटिंग होता है। अब बात बताओ, रेंटिंग हो रहा है,
वो रेंटिंग मतलब गुड्स में आएगा कि सर्विसेज में आएगा? तुमको पता है किस में आएगा, सर्विसेज में आएगा। यार मस्त ना, एकदम मज़ेदार पार्ट, तुमको मज़ा आएगा। याद है मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था, थोड़ी देर पहले भी कहा था, क्या कहा था कि गुड्स के अंदर जब हम सेल या परचेज या जब हम ट्रांसफ़र करते इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वो नहीं आता, किस में, सप्लाई ऑफ गुड्स में नहीं आता। ऊपर जो अपन बात की वो क्या बात की, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी गुड्स में डेफिनेशन में नहीं आता, इसलिए वो हमेशा बाहर हो जाता है जीएसटी के। लेकिन देखो यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ आने वाली है, एक मज़ेदार स्टोरी आने वाली है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ये एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करना, एकदम ध्यान से सुनना, यहाँ वहाँ का डिस्ट्रैक्शन पूरा बंद करो, बंद करो सब डिस्ट्रैक्शन, सुनो ध्यान से। सपोज करो जैसे आपने अगर कभी आपने कोई फ्लैट वगैरह परचेस करने गए हो, कभी गए होंगे आप या आपके मॉम डैड या कोई गए होंगे। सपोज करो एक नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक नई बिल्डिंग बन रही है। कई बार सुनते हैं ना, अपन नई बिल्डिंग बन रही तो सस्ता मिलता है घर, एंड हम वो घर को लेने पहुंच जाते हैं। अब जब आप उस घर को लेने पहुंच जाते हो, सपोज करो 1 करोड़ का घर है, तो वो बंदा क्या बोलता है, साहब जीएसटी भी लगेगा। तो तुम इमिडिएटली सोचते हो, अब ये एक डाउट मेरे स्टूडेंट का भी आया था पिछले साल कि सर आप तो हर बार सिखाते रहते हो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जब बिल्डिंग या कोई फ्लैट परचेस करते हो तो जीएसटी नहीं लगता, लेकिन वो बंदा तो जीएसटी मांग रहा है। सर आपने गलत पढ़ा दिया। अरे भाई सुन, मैंने गलत नहीं पढ़ाया, ध्यान से समझ क्या कहना चाहता हूँ मैं, बाद में समझेंगे ये सेक्शन क्या कहना चाहता है। अगर वो फ्लैट रेडी है, जैसे अब नए कंस्ट्रक्शन को छोड़ दो, सपोज आप एक रीसेल में एक फ्लैट ले रहे हो, जो फ्लैट ऑलरेडी बना हुआ है किसी के पास है, जब आप वो फ्लैट उससे परचेज करते हो, कभी जीएसटी भरते हैं क्या? द आंसर इज नो, कभी भी नहीं भरते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, कहानी सॉर्टेड। बट इन केस ऑफ दैट बिल्डर वाला पार्ट, देखो होता है क्या है वहाँ पे, आप कई बार तो ऐसा होता है कि अभी तक सिर्फ भूमि पूजन हुआ है और आप फ्लैट बुक कर रहे हो। तो एक बात बताओ, जो आप फ्लैट बुक करने गए हो, क्या वो फ्लैट रेडी है? क्या है, क्या रेडी नहीं? तो अगर वो न्यूली कंस्ट्रक्ट हो रहा है और वो रेडी नहीं है और आप तभी उसको पैसा दे के वो फ्लैट परचेज कर रहे हो, भले ही आपने 10 रुपया क्यों ना दे दिया उसको, अगर आप उस टाइम पे वो फ्लैट परचेज कर रहे हो तो जीएसटी आ जाएगा एंड वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। सर क्या बोल रहे हो सर? सर हम तो क्या बुक कर रहे हैं, फ्लैट सर्विसेज कैसे हो जाएगा सर? फ्लैट बेच रहा है हमको, हम फ्लैट दे, फिर तो गुड्स होना चाहिए ना। लेकिन गुड्स के डेफिनेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं आती। ध्यान से देखो, वापस शॉर्ट में सुनो, सिंपल सी कहानी क्या है और तुमको सेक्शन बोलना क्या चाहता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी यानी कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग या अपार्टमेंट या कोई भी सिविल स्ट्रक्चर जो इमूवेबल है, अगर आप उनको परचेज कर रहे हो तो चेक करो वो रेडी है क्या। अगर वो रेडी है तो हम मानेंगे कि आप वो फ्लैट परचेज कर रहे हो, आप वो बिल्डिंग परचेज कर रहे हो। तो जब आप बिल्डिंग या फ्लैट परचेज करते हो तो आप जीएसटी के बाहर हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ ऐश करो। लेकिन जो चीज़ आप परचेज कर रहे हो अगर वो रेडी नहीं है, अगर वो चल रही है, काम चल रहा है, काम हुआ नहीं है, तो यानी कि आप फ्लैट नहीं परचेज कर रहे, आप परचेज कर रहे हो उस बंदे, उस बिल्डर की सर्विसेज जो आपको फ्लैट बना के दे रहा है। और इन दैट केस अगर आप बिल्डर की सर्विसेज यूज कर रहे हो जो आपको फ्लैट बना के दे रहा है, तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। एंड गुड्स में तो वैसे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, सर ये रेडी है या रेडी नहीं है ये कैसे मालूम पड़ता है? कई बार तो 10 माले की बिल्डिंग है, 10 माला पूरा बन गया है और बिल्डर कहता है रेडी है, तो हम रेडी मान लेंगे क्या? नो। एक्ट में क्या लिखा है देखो, यहाँ पे ध्यान से आ जाओ। Construction of a complex building, civil structure or a part thereof, including complex or building intended for sale to a buyer wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate were required by the competent authority or after his first occupation, whichever is earlier। पता कभी अपन सुनते हैं बिल्डिंग को सीसी मिला क्या, बिल्डिंग को ओसी मिला क्या, वो यही होता है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन शॉर्ट अगर वो फ्लैट पूरी तरह रेडी है ना, तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से उस बिल्डिंग पे, उस कंस्ट्रक्शन पे एक सर्टिफिकेट मिल गया होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया होगा कि बॉस ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। वो सर्टिफिकेट मिलने की डेट के बाद अगर आप खरीद रहे हो
तो जीएसटी आएगा क्या? नो, क्योंकि अब आपसे घर ही खरीद रहे हो। लेकिन वो सर्टिफिकेट मिलने के पहले अगर आप उससे वो घर परचेज कर रहे हो, वो कॉम्प्लेक्स परचेज कर रहे हो, वो बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, तो फिर आप फंस जाओगे जीएसटी में, और उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। थोड़ा सा डीप था, अगर बाई चांस लग रहा है कि कुछ चीज़ें छूट गई या समझ में नहीं आई तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये 5 मिनट का पार्ट वापस देख लो रिवाइंड करके, ठीक है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। बस ध्यान रहे, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे आ गया। तो फंडा बहुत सिंपल है, आप जो परचेज कर रहे हो वो रेडी है क्या? नहीं ना। जब वो रेडी नहीं है तो सिंपल लॉजिक क्या है इसका कि आप उसको पैसे किस लिए दे रहे हो कि ले पैसे मुझे बिल्डिंग बना के दे, ले पैसे बिल्डिंग बना के दे, ले पैसे बिल्डिंग बना के दे। तो वहाँ पे आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हो या बिल्डिंग बनाने बोल रहे हो? बिल्डिंग बनाने। बिल्डिंग बनाना इज अ सर्विस, फ्लैट बनाना इज अ सर्विस। फ्लैट रेडी है आप खरीद रहे हो तो वो सर्विसेज में नहीं आता, और फिर वो चले जाता है एग्जाम्प्ट वाले पार्ट में, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है, कौन कौन बन सकते हैं, सब जो लिस्ट में लिखी है, लीस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार आप पढ़ लेना, बट जो मैंने बताया मेन लॉजिक वही है। टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, किसी भी तरह का क्या होता है? आईआरपी क्या होता है? आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? कोई भी चीज़ जो एक्चुअल में, जैसे आपने सुना होगा ना पहले, इंटेंजिबल एसेट काइंड ऑफ थिंग, कोई पेटेंट एंड ऑल दो थिंग्स है, वो आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, यूज़ करने दे रहे हो, राइट यूज़ करने दे रहे हो, किसी और को यूज़ करने दे रहे हो। हमेशा क्या समझते, यूज़ करने का मतलब क्या है? रेंट पे दे रहे हो। रेंट पे मतलब क्या? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज development, design, programming, customization, adaptation, upgradation, enhancement, implementation of IT software। क्या है देखो ध्यान से, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्या? आईटी सॉफ्टवेयर। तो ये भी क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अरे बहुत सिंपल है, आप किसी बंदे से एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, आपके खुद के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो वो सॉफ्टवेयर जो आपने बनवा के उससे लिया है वो गुड्स है या सर्विसेज है? पहले दिक्कत था, कंफ्यूजन था, अभी डिपार्टमेंट ने साफ साफ क्या बोल दिया, वो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बिकॉज आप किसी को पैसे दे रहे हो सामान के लिए नहीं, पैसे दे रहे हो सामान बना के देने के लिए। क्या हो गया? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन ध्यान से सुनो, नाम सुना है आपने टैली? आपने कभी टैली परचेज किया या आगे करोगे? अभी नहीं किया तो टैली क्या है? एक कस्टमाइज्ड आप सॉफ्टवेयर करते हो, कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर है, आप खुद बनवाते हो या टैली बना बनाया रेडीमेड खरीदते हो? रेडीमेड खरीदते हो। तो यहाँ डिपार्टमेंट का एक क्लैरिफिकेशन है जो काफ़ी पहले आ चुका था कि जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर हैं जो आप परचेज कर रहे हो, वहाँ पे तो गुड्स ही मान लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप जब खुद कुछ बनवा ही नहीं रहे हो, ऑलरेडी बना बनाया चीज़ ले रहे हो, तो वो तो गुड्स ही है ना। लेकिन जब आप खुद से कुछ बनवा रहे हो, ऑल्टरेशन करवा रहे हो, कस्टमाइज करके खुद के लिए ले रहे हो, किसी से काम करवा के ले रहे हो, तो वो क्या? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। शेड्यूल 2 में सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही कवर्ड है यहाँ पे, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज बन जाता है। नेक्स्ट क्या है? एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। अब ये सब आप रीड कीजिएगा, सिंपल सी कहानी बता दूं आप लोगों को। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीखा था, कई बार कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, या तो कुछ करने का पैसा होता है या कभी कभी कुछ ना करने का पैसा होता है। तो वो जो कुछ ना करने का भी पैसा है, विच इज एग्रीमेंट, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, तो वो चीज़ भी क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये देखो, जैसे नॉन कम्पीट एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नोटिस पे रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर लिविंग द जॉब बिफोर एग्रीड पीरियड ऑफ नोटिस फॉर लिविंग अ जॉब, ये सब क्या है? नॉन, ये अब क्या? एग्रीमेंट टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ठीक है। जैसे अब ये एग्जांपल के पॉइंट पे क्या जा रहा है, सिंपल सी कहानी, आप एक कंपनी में हो, आपने 2 महीने का नोटिस देके छोड़ना चाहिए और आप अचानक से एक दिन में छोड़ रहे हो कि मैं कल से नहीं आना, तो क्या होगा? कंपनी क्या बोलती है, 2 महीने का तू सैलरी जो तेरे को कहा था नोटिस पर तो नहीं दिया, तो क्या कर, 2 महीने का अब हमको तेरे सैलरी एज ए पेनल्टी दे दे। तो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट,
ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, अगेन रिपीटेशन है, आप राइट दे रहे हो किसी को यूज करने का, किसी को राइट दे रहे हो यूज करने का, मतलब क्या है वो टेनेंट जैसा, रेंट जैसा, तो वो क्या बन गया सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग कॉम्पोजिट सप्लाईज। अब कंपोजिट सप्लाईज आगे डिटेल में आने वाला है इसी चैप्टर में थोड़ी ही देर में, बट फिलहाल के लिए आप सीखो, हम सीख रहे हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। नाउ इस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में ना पहले बहुत दिक्कत होती थी। क्या होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, ये पढ़ने के पहले आप ऐसे ही समझ लो, आपने घर पे बहुत बार एग्जांपल देखा होगा। कभी आपने घर पे कलर करा है, कलर, अरे पेंटिंग, एक सेकेंड एक्सक्यूज मी, क्या कभी अगर आपने घर पे कलर कराया है तो चीज़ें क्या होती हैं, यू हैव टू एग्जाम्पल या यू हैव टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या होता है, बंदा आपके घर पे आता है इंटीरियर डिजाइनर वाला, और आप उसको पूछते हो मुझे सारे मेरे घर में कलर करवाना है, तो क्या चार्ज लोगे। बंदा क्या पूछता है, कलर मैं खुद खरीद के लाऊंगा या कलर आप ला के दोगे। तो अपन क्या बोलते हैं उसको, ये कलर वाला सब तो खुद ही खरीद के लेके आ, तू मुझे कंबाइन बता तेरा क्या चार्ज होगा। एग्जाम्पल उसने कहा मैं 5 लाख लूँगा, तो इसका मतलब क्या है, मैं उसको 5 लाख किसके चीज़ का दे रहा हूँ, वो जो गुड्स वो जो लेके आएगा वो भी, और जो साथ साथ में वो जो लेबर लगाएगा काम करेगा वो भी। तो दिस इज कॉम्पोजिट सप्लाई, जहाँ पे वो गुड्स भी दे रहा है और जहाँ पे वो सर्विसेज भी दे रहा है। पहले एक घमासान कन्फ्यूजन था कि इसको गुड्स तो दे रहा है तो गुड्स में वैट में लेते क्या, कुछ लोग कहते थे नहीं यार ये तो सर्विस दे रहा है तो सर्विस टैक्स में ले लेते क्या। फिर वहाँ पे सर्विस टैक्स के अबेटमेंट के रूल्स थे नोटिफाइड किए हुए, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन के साथ थी। यहाँ डिपार्टमेंट ने पहले ही दिन क्लियर कर दिया कि बच्चों, दोस्तों, जवानों, प्रैक्टिशनर्स, टैक्स पेयर्स, टैक्सेबल पर्सन्स, सब ध्यान से सुनो। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, अब जो मैंने कहा ना अभी साथ साथ में सर्विसेज भी और गुड्स भी, वो चीज़ें क्या है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल दिया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, दिमाग मत खराब करना, ऐसे चलेगा ये। क्या है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तुम कुछ भी बोलो उसका साथ में गुड्स आया, कुछ भी आया, हमने साफ साफ शेड्यूल 2 में क्या बोल दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स है तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, जैसे इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का, किसी भी चीज़ का। अब बेसिकली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता किसके ऊपर है, हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर होता है ना। कलर किस पे कराओगे, खुद की फेस पे कराओगे कलर, नहीं ना, किस पे कराओगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, किसी फैक्ट्री में, किसी बिल्डिंग में। रिपेयर्स कहाँ कराओगे, किसी फैक्ट्री में, किसी बिल्डिंग में। तो सब चीज़ें क्या है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और ये किस में आएगा हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सॉरी, नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स टू अ मेंबर thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration। देखो इस पे ना एक केस भी हुआ था बहुत पहले, एक बॉडी ऑफ एसोसिएशन थी, या मैं बोल दूँ एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आप सुना ना पहले AOP एंड ऑल दोस थिंग्स। तो एक एसोसिएशन उन्होंने बनाई 10 लोगों ने मिलके। अब वो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और वो पैसे को कुछ सर्विसेज, यानी कि एसोसिएशन ने कुछ सर्विसेज देने के लिए किसको, अपने उसी 10 मेंबर्स लोगों को उन्होंने कुछ एसोसिएशन बनाई, वहाँ पे वो सारे काम कर रहे हैं, एक दूसरे से पैसा जमा कर रहे हैं और एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लड़ रहे थे, द फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू देम वर कि सर हम रजिस्टर्ड तो है नहीं, हम भले ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन है लेकिन हम लोग अनरजिस्टर्ड हैं। जब हम अनरजिस्टर्ड हैं तो हम एक दूसरे को सर्विस एवे दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको सप्लाई में मत गिनो, ये सप्लाई ऑफ कुछ भी नहीं है। डिपार्टमेंट ने क्या बोला, बेटा शेड्यूल 2 में हमने साफ साफ लिख दिया, क्या लिख दिया है, तुम अनरजिस्टर्ड हो तो क्या, अनरजिस्टर्ड भी एक लीगल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ। और जो GST में ऊपर डेफिनेशंस लिखे ना बहुत सारी, वहाँ पे डेफिनेशन पर्सन की भी लिखी है और वहाँ पे अनरजिस्टर्ड AOP को एक सेपरेट पर्सन माना गया है। इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मतलब क्या है, अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन अपने पर्सनस को यानी कि अपने मेंबर्स को कुछ चीज़ें गुड्स वगैरह सप्लाई कर रहा है तो वो क्या मान लीजिएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, आगे चलते हैं। सप्लाई टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट्स। ये टेनेंसी राइट्स क्या है,
जैसे कि तुमको नाम से समझ रहे हैं, एक तो होता है टेनेंट जो घर पे रहता है, ठीक है, उसको रूम में रहने का राइट मिलता है, घर में रहने का राइट मिलता है। एक होता है टेनेंसी राइट्स। टेनेंसी राइट्स क्या होता है, जहाँ पे आपको राइट मिलता है कि आप वो राइट को किसी को बेच भी सकते हैं, आपको अधिकार मिला है रेंट पे देने का या रेंट पे रहने का। तो वहाँ पे आप करते क्या हो, वो ओनर से टेनेंसी के राइट्स ले लेते हो कि मैं इस घर को कहीं भी रेंट पर लगा सकता हूँ, और फिर आप घर रेंट पे लगाते हो, और सर्टेन एग्रीमेंट के बेसिस पे वो जो टेनेंसी राइट होते हैं जो आप लेते हो, उसके लिए आप ओनर को एक प्रीमियम भी पेमेंट करते हो ऑन अ फिक्स्ड अमाउंट। अब जो आप टेनेंसी राइट किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने ही मकसद से या अपनी मर्जी से, उसका भी कुछ शेयर जो डिसाइडेड होता है वो शेयर दिया जाता है किस को, ओनर को। तो ये जो प्रीमियम वाला सिस्टम है, ये जो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं टेनेंसी राइट्स के लिए, इसी की यहाँ पे बात की जा रही है। देखो यहाँ पे पगड़ी सिस्टम, दैट इज ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम, इज प्रिवेलेंट इन सम स्टेट्स। हालांकि महाराष्ट्र में भी है ये पगड़ी सिस्टम, आपने नहीं सुना होगा क्योंकि जनरली हम लोग ये सारी बातें रेगुलर डे टू डे लाइफ में नहीं सुनते हैं। तो डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया, इट इज बीन क्लैरिफाइड दैट द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट कंसिडरेशन दैट इज टेनेंसी प्रीमियम इज स्क्वायरली कवर्ड अंडर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज लायबल टू जीएसटी। अरे फंडा बहुत सिंपल है ना, भले ही तुम दिखा ऐसा रहे हो कि तुम काइंड ऑफ मिडल मैन हो गए ना यहाँ पे, कि तुमने उससे कुछ लिया, अब तुम अपने हिसाब से उन चीज़ों को ट्रांसफर कर सकते हो, ओनर कोई और है तुम कोई और हो, तो तुम कैसे बच सकते हो। डिपार्टमेंट ने क्लास ऑफ क्या बोल दिया, भाई तूने वो टेनेंसी राइट के लिए कुछ पैसे भरे ना, वो राइट्स क्या है, क्या तुमने घर खरीद लिया है, नहीं, तुमने एक राइट लिया है, राइट टू यूज या राइट टू डू समथिंग एल्स ऑन अ प्रॉपर्टी, राइट है ना, तो वो राइट भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट क्या है, उसमें कंटिन्यूएशन, ये थोड़ा सा कुछ ठीक है, बैक। द ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग इन पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 3। झगड़ा चल रहा था, ये जो टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर रहे हैं ये तो हम सेल ऑफ लैंड या बिल्डिंग मान लेंगे। डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई के साफ साफ क्या बोल दिया, भाई ये नहीं है वो चीज़, ये सेल नहीं है, ये तेरा राइट ही जो तू ट्रांसफर कर रहा है, और ये राइट के ऊपर जो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लेंगे और चुपचाप जीएसटी भर। शेड्यूल 3 हम लोग इसी के बाद पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे ये चीज़ रिपीट होकर आने वाली है अच्छे तरीके से, तो आप जरा यहाँ पे इस चीज़ को समझ के रखिए। आगे वही चीज़ रिपीटेशन है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट to note that grant of tenancy rights in a residential dwelling for use as a residence dwelling against tenancy premium or periodic rent both is exempt from tax। ये एक क्लैरिफिकेशन आया था, डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन था, और ये चीज़ें डिटेल में आने वाली है चैप्टर नंबर 4 में। थोड़ा गंदा कर दिया मैंने, चैप्टर नंबर 4 में जो कि है एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, वहाँ पे ये वापस आने वाला है, बट फिलहाल के लिए समझ के चलो। ये जो टेनेंसी राइट का सिस्टम अपने ऊपर बताया ना, ये ओनली एंड ओनली फॉर कॉमर्स ट्रांजेक्शन, कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए। अगर इन पर्सन ट्रांजेक्शन, अरे घर वर जो होता है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, देखो ड्वेलिंग मतलब तुम ढूंढ सकते हो, मैंने लिख के देखा है पहले से, थोड़ा सा गलती से खराब भी हो गया चक्कर में, ये रहा ड्वेलिंग। ड्वेलिंग इज व्हाट, शेल्टर, एग्जाम्पल हाउस इन विच पीपल लिव्स। तो आपको नोट करना है, ये टेनेंसी राइट्स अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए, जो कि रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर ये घर बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है तब तो कवर हो गया शेड्यूल 2 में, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। लेकिन अगर वो चीज़ रहने के लिए यूज़ हो रही है, रेसिडेंस के लिए यूज़ हो रही है, रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए ही बनी थी, तो वहाँ के वो राइट्स को हम लोग यहाँ कवर नहीं करेंगे। इन शॉर्ट उनको हम लोग सप्लाई से बाहर रखेंगे, यानी कि इस गुड से बाहर रखेंगे, क्योंकि हमने इसको एग्जेम्पशन में डाल दिया है। वापस आएगा एग्जेम्पशन में, तब हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप टेंशन मत लीजिए और एग्जेम्पशन के चैप्टर का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया है, जॉइंट वेंचर है ये। जॉइंट वेंचर क्या आपको याद है, जॉइंट वेंचर क्या था, याद है कि बोलो ना, बोलो क्या था जॉइंट वेंचर।
क्या जॉइंट वेंचर कभी रजिस्टर होता है? अगर आपने 12th किया है, राजस्थान में तो बच्चे आई गेस 10th 11th में ही जॉइंट वेंचर पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र के बच्चे 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं जॉइंट वेंचर, कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन द विच कॉलेज यूनिवर्सिटी दे टेक। जॉइंट वेंचर में होता क्या है, कुछ लोग 2 या 3 लोग साथ में आते हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। वो प्रोजेक्ट के लिए वो लोग काम करते हैं, जैसे ही वो काम खत्म होता है एक दूसरे का अपना प्रॉफिट बांट लेते हैं, खत्म। दिस इज काइंड ऑफ टेम्परेरी पार्टनरशिप। अब ये जो टेम्परेरी पार्टनरशिप है, जो ये जॉइंट वेंचर है, इसके अंदर क्लैरिटी की ज़रूरत थी कि बॉस ये क्या है। अब देखो ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ, फिर आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जॉइंट वेंचर में सपोज करो मैं और आप, हम 2 जन मिलके हैं, सपोज एक वर्ली सीलिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हम दोनों जन को मिलके। अब हम लोग जा रहे हैं सीलिंग बनाने का, हमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है सरकार से, सपोज करो 500 करोड़ रुपए में। अब सरकार थोड़ी पूरा पैसा एक साथ दे देगी, कुछ पैसा खुद से भी लगाना होगा। बैंक में अकाउंट खोलेंगे हम लोग, तो हम दोनों मिलके बैंक में अकाउंट खोल लेते हैं और सपोज करो इनिशियली 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ में और 100 करोड़ आप एक अकाउंट में डालते हैं जो हमने खोला है खुद के बिजनेस के लिए रिसेंटली। अभी अकाउंट में कितने पैसे आ गए? 200 करोड़ रुपए। अभी हमने पैसे क्यों इकट्ठे किए उस अकाउंट के अंदर? बिकॉज हमें कुछ मशीनरी खरीदनी है, कुछ एक्स्ट्रा क्रेन्स खरीदनी है, स्पेशल इक्विपमेंट्स खरीदने हैं इस ब्रिज को या इस वर्ली सीलिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ध्यान से सुनना इस बात को। 200 करोड़ रुपए जो आए उस जॉइंट वेंचर के बाद पास, तो क्या वो 200 करोड़ को सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज मान के क्या उस पर जीएसटी लगाना चाहिए क्या? कुछ लोग बोलते थे लगाना चाहिए। अब तुम सोचो ना, तुमने 100 करोड़ रुपए जमा किए उस अकाउंट में, कुछ स्पेशल सर्विसेज ले रहे हो 200 करोड़ की? नहीं ना, तुम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। तुमने क्या किया 200 करोड़ का? 200 करोड़ का तुमने इक्विपमेंट्स खरीदे, बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदी। तो वो जो 200 करोड़ जमा किया ना, दैट वाज कॉल मनी। जो जिसको पैसा कॉल करके मंगा अकाउंट में डाला, वो कॉल मनी था। तो वो कॉल मनी जो जमा किया है, जब उससे अपने प्रॉपर्टी, जब अपने मशीनरी वगैरह खरीदी, क्या उसको सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज मानना चाहिए? डिपार्टमेंट बोलता है नहीं रे बाबा, तो गलत हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, इसी एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। हमने 100 करोड़ रुपए जमा किए और सपोज करो मैं जो था ना एक पार्टनर, एक जॉइंट वेंचर, एक को वेंचरर, मेरे पास ऑलरेडी एक मशीन था, मेरे पास सारे मशीनरी थे, हमने पैसे जमा किए और वो पैसे मैंने ही लेके आपको एक मशीन दे दी। वहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स आ गया बीच में, हाँ ठीक है। लेकिन एक ऑर्डिनरी सिचुएशन में आप 2 लोग मिलके पैसा जमा कर रहे हो, बिजनेस के लिए एसेट ले रहे हो, बिजनेस पे काम कर रहे हो, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, सप्लाई कुछ सर्विस नहीं माना जाएगा और वो आप टेंशन मुक्त रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार उसको प्लीज रीड कर लीजिएगा। देखो एग्जाम्पल समझ लेते हैं फिर भी आपकी खुशी के लिए। There are 4 members in the joint venture, including the operating member, and each one contributes 100 as a part of their share. सब 4 मेंबर थे, सबने 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किया, टोटल 400 जमा हो गया। ऑपरेटिंग मेंबर जो एक कोई बंदा जिसको ऑथोराइज किया होगा वो गया और 400 का मशीन लेके आया। तो बताओ ये जो कैश कॉल मतलब जो 100 रुपये जमा हुए, ये जीएसटी दायरे में आएंगे क्या? आंसर इज नो, बिकॉज ऑपरेटिंग मेंबर इज नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी फॉर अनदर फॉर कंसिडरेशन, क्योंकि वो बंदा काम कर रहा है पूरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, ना किसी और बंदे के लिए। Here the money paid for the purchase of machinery is merely in the nature of capital contribution and is therefore a transaction in money। और transaction in money अपने सीखा था, अगर मनी के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो क्या वो डेफिनेशन में आते हैं गुड्स के या सर्विसेज के? नहीं आते हैं। लास्ट लेक्चर दोबारा देखो अगर आपको लग रहा है आते हैं तो। अगर मनी से कनेक्टेड एक्टिविटी है तो वो आती है, तो वो आते हैं, बट मनी एक्सचेंज होना कभी आता है कि नहीं? और ये मनी एक्सचेंज ही माना गया है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देयर आर 4 मेंबर्स इन द जॉइंट वेंचर इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग मेंबर एंड ईच वन कंट्रीब्यूट्स ₹100 एज अ पार्ट ऑफ देयर शेयर। अ टोटल अमाउंट ऑफ 400 इज कलेक्टेड। अगेन वो एग्जांपल यहाँ तक तो सेम है। द ऑपरेटिंग मेंबर देयर आफ्टर यूजेज इट्स ओन मशीन एंड परफॉर्म्स exploration and production activities on behalf of the joint venture। भाई एक ऑपरेटिंग बंदे ने खुद के ही घर से अलग ही मशीन यूज कर ली, फिर तो फंसोगे ना। देखो यहाँ पे लिखा है, the above case the operating member uses his own machinery and is therefore providing services within the scope of supply।
because here operating member is recovering the cost appropriated towards machinery and services from another joint, which is simple है। देखो जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, वहाँ पे वो मशीनरी बिजनेस में हमेशा क्या ला रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, मशीन कुछ टाइम के लिए लेके आ रहा है, मतलब पैसे जमा कर रहे हैं। वो एग्जाम्पल दे लो, 100 करोड़ रुपए जमा कर रहे हैं, और अब एक बंदा, मेरे पास खुद के पास मशीन था तो मैंने वही मशीन सोचा 2 साल तो यूज करना है, वही मशीन यूज कर लेते हैं फिर दोबारा ले लेंगे। तो इन दैट केस इट वुड बी एज गुड एज कि वो मशीन का रेंट लिया जा रहा है, और वहां पे वो रेंट वाला जो पार्ट दिख जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज आ जाएगा। ठीक है, आई होप सॉल्व हो गया ये वाला। अब चलते हैं थर्ड एंड लास्ट क्लैरिफिकेशन, या सर्कुलर ही है, अब जो समझना समझो का मतलब एक ही होता है, सर्कुलर या फिर क्लैरिफिकेशन। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। अब देखो मजा आने वाला है, कितनों को पता है, जरा एक बार पॉज करके गूगल एक बार जरा सोचना, 2 मिनट जरा पॉज करके यूट्यूब को सोचना कि क्या है ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। कभी सुना होगा ये, आपने ये वर्ड तो बहुत बार सुना है, क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, सुना है क्या? देखो ध्यान से सुनो। अब उम्मीद करता हूँ आपने पॉज कर लिया होगा और आपने सोच भी लिया होगा, आपने आंसर गैस भी कर लिया होगा। हियर कम्स द आंसर। प्रायोरिटी सेक्टर आरबीआई या फिर कोई भी गवर्निंग अथॉरिटी टाइम टू टाइम बेसिस पे डिसाइड करता है कि उस देश की बैंक्स को, उस देश के फाइनेंशियल सिस्टम को कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है, जहाँ पे एक सेक्टर होता है प्रायोरिटी सेक्टर, यानी कि इस सेक्टर को तो लोन जाना ही जाना चाहिए। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर एक प्रायोरिटी सेक्टर है हमारी कंट्री में। तो यानी कि हर साल आरबीआई बता के रखता है कि इतना पैसा एटलीस्ट प्रायोरिटी सेक्टर को आपको लोन देना ही पड़ेगा, नहीं दिया तो आप कंप्लायंस में फंस सकते हो, एज गुड एज दैट। ठीक है, अब आपको लगता है कि सारे बैंक्स इन क्राइटेरिया को हर बार फुलफिल कर लेता होगा, क्योंकि बैंक को थोड़ी पता होता है कि कितने लोग इस बार प्रायोरिटी से आएंगे, और अगर प्रायोरिटी वाले नहीं आते हैं लोन लेने के लिए, दूसरे लोग ज़्यादा आ जाते हैं, प्रायोरिटी वाले कम आते हैं, तो क्या वो बैंक ये बोल सकता है कि मेरे पास तो नहीं आया तो मैंने नहीं लिया? आरबीआई बोलेगा नहीं चलेगा। लेकिन आपको कानून ने एक परमिशन भी दिया है, और आपके पास PSLC यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन है, जहाँ पे ये चीज़ें सेल परचेज होती हैं, इसको राइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, काइंड ऑफ, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तुमको क्लियर हो जाएगा। सपोज मैं SBI बैंक हूँ, मुझे एक कोटा मिला था कि साहब आपको इस साल 1000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर सेक्टर को देना है एज ए लोन। साल का एंड नज़दीक हो गया, मार्च नज़दीक आ गया, मैं नहीं दे पाया। अभी तक मैंने सिर्फ 800 करोड़ रुपए प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दिया है, 200 करोड़ शॉर्टफॉल है। तो क्या इन दैट केस मैं कंप्लायंस में फंस जाऊं, ये बेटर है, या फिर अगर मैं किसी और से जिसने लोन दिया है उससे सर्टिफिकेट ले लूं और मैं बच जाऊं? ये ऑप्शन है सर्टिफिकेट वाला। देखो होता है क्या है, सपोज एक दूसरी बैंक है, फॉर एग्जांपल ले लो आप IDBI बैंक ले लो, ठीक है। अब वो IDBI बैंक ने इस साल, उसको भी टारगेट था 1000 करोड़ का लोन देने का, और उस बंदे ने या उस बैंक ने 1200 करोड़ का लोन दे दिया है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को। उसके पास कितना सरप्लस बच गया? 200 करोड़। तो मैंने उसको फ़ोन किया, तेरे पास सरप्लस है ना, मेरे को कम पड़ रहा है, मेरी बैंड बजेगी, RBI मारेगा मेरे को फ़ोन करके, प्लीज़ गिव दैट एक्स्ट्रा क्रेडिट टू मी। और अब IDBI क्या करेगा, वो जो 200 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा उसने दिए ना, वो इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट मैं उससे परचेज कर लूँगा, मैं उसको पैसे दे दूंगा। तो मेरा जो 1000 करोड़ का अकाउंट था वो अकाउंट पूरा हो जाएगा, ठीक है। और उसका तो 1200 हो गया था, 200 कम हो गया, 1000 हो गया। इस तरह से ये क्रेडिट, यानी कि इस तरह से ये सर्टिफिकेट्स मार्केट में रिवॉल्व होते हैं, सेल परचेज होते हैं। तो ये सर्टिफिकेट के सेल और परचेज पे इनको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सर्विसेज मानना है या कुछ नहीं मानना, इसके ऊपर ये पॉइंट है। देखो ध्यान से, आई होप समझ में आया। PLC सर्टिफिकेट क्या होता है, PCLC। ओके, RBI's FAQ on PSLCs have construed PSLC, मैं कभी इसका शॉर्ट फॉर्म पूरा बोल नहीं पाता, आई ऑलवेज कॉल इट एज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। एंड द नेचर ऑफ गुड्स, इसको RBI के FAQ में गुड्स बोल दिया गया, और इसको बोला है कि ये सिक्योरिटी नहीं है। मैं उसको मार्क कर लेता हूँ,
PLCs, अच्छा, PLCs are in the nature of goods and PLCs are not security। याद है सीखा था कि सिक्योरिटी पे कभी भी हम लोग सप्लाई वप्लाई नहीं काउंट करते हैं, गुड्स में नहीं काउंट करते सिक्योरिटी को। लेकिन अभी लगने के लिए ऐसा लग सकता है कि वो 200 करोड़ का जो सर्टिफिकेट लिया वो सिक्योरिटी जैसे ही ना पूरा मार्केट में सब खरीद बेच कर रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट ने यानी कि RBI ने साफ साफ क्या बोलते क्लियर करके कि बॉस वो गुड्स है, वो सिक्योरिटी नहीं है, और अगर वो सिक्योरिटी नहीं है और वो गुड्स है मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा और टेंशन मत लेना, जीवन के मजे करना, बस इतना ही है। अब यही सब जो मैंने आपको पूरा कहानी बताया ना, ये आपको मिलेगा जो यहाँ पे लिखा है उससे बहुत ज़्यादा ही मैंने बता दिया। अगेन रिपीटेशन है जो अपने सीख चुके हैं। फर्दर नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ PLC बिटवीन बैंक्स इज सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। अकॉर्डिंगली IGST वगैरह जो भी ये चार्ज होगा, वही जो मैंने बैंक टू बैंक बताया परचेज सेल, वहाँ पे GST चार्ज हो जाएगा एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। हम लोग सीख क्या रहे थे? हम लोग सीख रहे थे, देखो मैं एक बार दोबारा मेरी समरी शीट पे आता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग से आपको दिखा रहा हूँ। हैव अ लुक, हैव अ लुक। यहाँ पे हम सीख रहे थे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सप्लाई में हमने इंक्लूड और एक्सक्लूड था। इंक्लूडिंग में हमने पार्ट 1 सीख लिया, पार्ट 2 सीख लिया, पार्ट 3 सीख लिया लास्ट लेक्चर में, और पार्ट 4 अभी अभी सीख लिया। अब एक्सक्लूड सीखना है कि क्या क्या नहीं आता सप्लाई के अंदर। क्या आता है वो तो सीख लिया, क्या क्या नहीं आता है वो आता है एक्सक्लूड में। हम लोग ये एक्सक्लूड सीखेंगे, फिर सीखेंगे ये लास्ट पार्ट और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक्सक्लूड सीखने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ तक का पार्ट एक बार दोबारा देख लीजिए, सोच लीजिए, मन में रिवाइज कर लीजिए, 5 मिनट का पॉज ले लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेगेटिव लिस्ट वाला पार्ट, यानी कि शेड्यूल 3 वाला पार्ट। ठीक है? तो दोस्तों मैंने जस्ट अभी अभी ध्यान दिया है कि ऑलरेडी हमारा लेक्चर 45 मिनट्स क्रॉस कर चुका है, और अगर आगे आने वाला पार्ट जो नेगेटिव लिस्ट वाला पार्ट है और कॉम्पोजिट सप्लाई वाला पार्ट है, अगर हम उसको भी अभी कवर करते हैं तो ये लेक्चर नहीं करके भी 1.5-2 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। तो रेदर इट वुड बी बेटर कि वो वाला पार्ट अपन अगले लेक्चर में अगले क्लास में ही करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए, अपना प्यार बसाते रहिए, लेक्चर्स को देखते रहिए, लेक्चर्स के लिफ्ट उठाते रहिए, मज़े उठाते रहिए, GST पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही देंगे, अच्छा लगेगा तो। चलिए ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बख़ैर, अलविदा।